तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन अपने एंसेस्टर से मिलने के लिए आता है। वो वहां पर एक जगह बैठा हुआ मछलियां पकड़ रहा था, मगर जब मोशन उसके बराबर में आकर बैठता है तो वो मास्टर मोशन से कहता है कि तुम्हें यान कांग किंगडम कैसा लगा और तुम मास्टर यान कांग के बारे में क्या सोचते हो। तो मोशन कहता है कि यानकांग स्टेट बहुत ही जबरदस्त है, यहाँ पे हर एक बंदा बहुत ही खुशी से रहता है और मास्टर यानकांग तो एक हीरो है, उनके जैसा कोई भी टैलेंटेड बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। मगर वो मास्टर कहता है कि तुम जानते हो मास्टर यानकांग एक मर्तबा मेरे पास भी आया था और उसकी बातें सुनकर तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि शायद ये लड़का बहुत ही टैलेंटेड और काफी कमाल का है। उस वक्त तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसे अपना डिसाइपल बना लूं, पर मुझे वहीं पे ही यकीन हो गया था कि ये लड़का एक दिन मुझसे भी आगे चला जाएगा, इसीलिए मैंने फौरन से अपना इरादा कैंसिल कर दिया। मगर इस वक्त यानकांग सेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा सेक्ट बन चुका है और मास्टर यानकांग भी अब दुनिया में सबसे ज्यादा जीनियस माने जाते हैं। और इस दुनिया में आज भी बहुत सारे सेक्ट ऐसे हैं जो कि यानकांग किंगडम का हिस्सा नहीं है, जैसे कि हमारा अपना ही ट्यानमो कल्ट सेक्ट। अगर मास्टर यानकांग सारे ही सेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहे तो फिर तुम क्या करोगे। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर किसी दिन मास्टर यानकांग मेरे ही सेक्ट पर हमला करने के लिए आया तो तुम उसे किस तरह डील करोगे। तो मोशन कहता है हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते होंगे, हमें सबसे पहले अपने सेक्ट को एक कंट्री में चेंज करना होगा। हम लोग अपने सेक्ट को एक नेशन में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम लोगों को जंग में अपने आप को दूर रखना है तो बेहतर यही है कि हम लोग कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लें। मगर हमारे पास सबसे ज्यादा बड़ा मसला है 360 हाल, जो कि आम लोगों से भरा हुआ है और वो लोग अपनी जिंदगी को बदलना नहीं चाहते। और हो सकता है कि शायद 360 हाल की वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ये वाला आइडिया उस मास्टर को कुछ खास पसंद नहीं आता। तो फिर वो मोशन से कहता है कि तुम्हारा दूसरा आइडिया क्या है। तो मोशन कहता है कि हम लोग अपने आप को वैसे ही यानकांग किंगडम के हवाले कर देंगे। ये बात सुनकर वो मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, मगर मोशन को लगा कि शायद मास्टर अभी भी सीरियस नहीं है। पर जब मास्टर उसे घूर कर देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि मास्टर बिल्कुल सीरियस है। वो अपने एनर्जी ओरा के जरिए ही अपनी स्टिक से उस थ्रेड को फ्रीज करता है और उस थ्रेड के जरिए पूरी की पूरी झील को ही फ्रीज कर देता है। और मोशन से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम चाहते हो कि यानकांग वो मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दे। अगर तुमने ऐसी हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। मगर उम्मीद है कि तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। कहने के बाद वो मोशन की तरफ दोबारा देखता है तो मोशन हल्की सी स्माइल करता है, जिस पर उस मास्टर को यकीन हो जाता है कि ये लड़का मजाक कर रहा है। वो मोशन से कहता है कि ठीक है, तुम्हारा सर बच गया है, अब तुम दोबारा से बोलना शुरू करो और मुझे बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। तो मोशन कहता है कि मास्टर मुझे जरा ये तो बताइए कि हमारे ट्यानमो सेक्ट के कितने स्टूडेंट्स इस वक्त टाई एकेडमी में मौजूद हैं और यानकांग स्टेट के कितने ऑफिशियल्स टाई एकेडमी में आएंगे। तो मास्टर से कहता है कि हमारे पास अभी इतने ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं। यहाँ पर 72% टाई एकेडमी के लोग हैं जो कि यानकांग किंगडम से ही बिलोंग करते हैं। तो मोशन कहता है कि हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। अगले 200 साल में दुनिया में जितने भी ऑफिशियल्स होंगे वो सारे के सारे यान किंगडम के होंगे, यानी कि हमारे सेक्ट का कोई भी बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं रहेगा। इस तरह फिर हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा गरीब होते जाएंगे और जो अमीर हैं वो और भी ज्यादा अमीर होते जाएंगे। जब मास्टर यानकांग की वजह से बहुत सारे लोग उससे तंग आ जाएंगे, उस वक्त मैं उन लोगों को यूनिफाई करना शुरू करूंगा और एक ऐसी टीम बनाऊंगा कि जिसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। मगर ये बात उस एंसेस्टर को हजम नहीं होती और वो कहता है कि तुम यानकांग किंगडम के साथ गद्दारी करोगे। लगता है कि शायद मुझे तुम्हें समझने में गलती हुई है। अगर तुम कुछ भी उल्टा सीधा करने वाले हो तो मैं तुम्हारा सर ही धड़ से अलग कर देता हूँ। जिस पर मोशन मास्टर से कहता है कि प्लीज मास्टर मुझे तंग मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि आप भी यही चाहते हैं। मगर फिर मास्टर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और कहता है कि तुमने अगले 200 साल का सोचा है। तुम चाहते हो कि अगले 200 साल में तुम हमारे होली चर्च को एक यानकांग किंगडम स्टेट में कन्वर्ट कर सको, मगर तुमने उसके बाद के 200 सालों के बारे में क्या सोचा है। तो मोशन कहता है कि मुझे लगता है कि शायद वहां पर कोई और सेक्ट अपीयर होगा और हो सकता है कि शायद वो हमारी जगह ले ले या फिर यानकांग किंगडम के अगेंस्ट खड़ा हो जाए। आप प्लीज मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मास्टर कहता है कि मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं कि मैं तुम्हें बता सकूं कि 200 साल तक क्या होना चाहिए।
मगर मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि मेरी सोच तुम्हारी सोच से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने होली चर्च के बारे में ही सोचता हूँ। यही वे ऑफ सेंट से मैंने यान कांग को देखा है, वो क्या चाहता है। मुझे उसके सारे इरादों के बारे में मालूमात है। एक दिन वो खुद मेरे पास आया था और उसने मुझे अपने इरादों के बारे में बताया भी था, मगर मैंने उसे समझाया कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। मगर उसके बावजूद भी वो अभी भी वे ऑफ सेंट के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैं जानता था कि अगर मुझे यानकांग किंगडम में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो मुझे सीधा यानकांग मास्टर के माइंड में ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करनी होगी। मगर मोशन कहता है कि अगर मास्टर यानकांग ने वे ऑफ सेंट को अचीव कर लिया तो फिर वो तो काफी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे और वो अपने ही यानकांग स्टेट को हेवन स्टेट करार दे देंगे। फिर हर चीज उनके ही कंट्रोल में होगी। आप भी तो एक सेंट हैं, क्या आप उन्हें रोक नहीं सकते? तो मास्टर कहता है कि ऐसा नहीं, मैं कोई सेंट नहीं हूँ, ना ही यानकांग कभी सेंट बन सकता है। जैसा कि तुमने खुद कहा है कि आज से 200 साल बाद यानकांग किंगडम सारी ही फैमिलीज को अपने कंट्रोल में कर लेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम अपने मकसद में नाकाम हो जाएंगे। मैं तो वैसे भी मर जाऊंगा और ये सारा बर्डन मैं तुम्हारे कंधों पर डाल दूंगा। और मैं इतना बता दूं कि यानकांग स्टेट का हिस्सा बनने का मतलब है होली चर्च को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि वो हमारे होली चर्च को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। मोशन कहता है कि हाँ, हम लोग इस एंगल से तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, मगर मास्टर कहता है कि तुम इस चीज का फायदा उठा सकते हो। अभी तुम काफी यंग हो, तुम्हारी कल्टीवेशन लो है, इसीलिए मास्टर यानकांग को लगता है कि वो बहुत ही आसानी से तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। अगर वो फ्यूचर में वे ऑफ सेंट को अचीव कर लेता है तो फिर तुम खुद ही उसे कंट्रोल करने दे देना। सब कुछ उसके ही कंट्रोल में होना चाहिए। पर अगर वो वे ऑफ सेंट को अचीव ना कर पाया तो तुम उसे रिप्लेस कर देना, यानी कि तुम वे ऑफ सेंट को अचीव करके मास्टर यानकांग की पोजीशन को अपनी पोजीशन से रिप्लेस कर सकते हो। इस तरह यानकांग किंगडम ही तुम्हारा हो जाएगा। मगर यहाँ पर मोशन कहता है कि आपने ये मछली कौन सी पकड़ी है, ये कुछ अजीब सी है। तो फिर मास्टर से बताता है कि इस रिवर में 9 ड्रैगन्स का एसेंस एक जगह आकर इकट्ठा होता है और ये मछलियां इस एसेंस को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से इन मछलियों को कुनलोन क्रॉनिकल्स कहा जाता है। मछली की हड्डियां बहुत ही ज्यादा सख्त होती हैं और मीट कुछ खास नहीं होता, मगर असल चीज इसका सूप है। इसका सूप काफी ज्यादा टेस्टी होता है। तो मोशन कहता है कि आप मुझे इस कुनलोन मछली के जरिए कुनलोन स्टोरी के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहते, जिस पर मास्टर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिला वजह अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो। ये बस एक सिंपल सी मछली है और मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है इसीलिए है ताकि तुम इस मछली का सूप पी सको। मोशन जब वो सूप पीता है तो वो उसे काफी ज्यादा पसंद आता है और वो मोशन से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं इस वक्त ट्राई एकेडमी का प्रीस्ट क्यों बना हुआ हूँ? मैं असल में सारी दुनिया में देखना चाहता हूँ कि किस तरह का आर्ट यूज किया जा रहा है और मैं क्या कुछ सीख सकता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इस नए एरा में क्या कुछ हो रहा है। मगर बदकिस्मती से शायद मैं इस नए एरा को ठीक से नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं। पर खैर, अगर मैं नहीं देख पाया तो कोई मसला नहीं, पर तुम जरूर देखोगे। तो मोशन कहता है मैं भला इस न्यू एरा को पूरी तरह से कैसे देख सकता हूँ? तो मास्टर कहता है कि तुम्हें अगर पूरे एरिया को ठीक से देखना है तो तुम्हें अपनी हाइट डिसाइड करनी होगी। जितना ऊंचा तुम जाओगे तुम उतना ही ज्यादा एरिया कवर कर पाओगे, यानी कि जो बर्ड नीचे उड़ते हैं वो लिमिटेड एरिया तक को ही देख पाते हैं, मगर एक चील जो कि आसमानों में उड़ती है वो बहुत ही बड़े एरिया तक को कवर करती है, यानी कि उसे पता होता है कि उसके आसपास हजारों मील दूर तक क्या चल रहा है। वैसे भी तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो और तुमने अगले 200 साल के बारे में सोचा है। तुम वाकई में एक क्वालिफाइड लीडर हो। तुमने एक लीडर बनने के लिए टेस्ट पास किया है। अगले कुछ महीनों के बाद मैं अपनी पोजीशन से रिजाइन करके वापस से अपने होली चर्च में चला जाऊंगा, जिसके बाद फिर हम लोग एक नए लीडर के लिए एक सेरेमनी शुरू करेंगे। मैं वहां पे तुम्हें एक नया उभरता हुआ लीडर बनते हुए देखना चाहता हूँ। तो मोशन कहता है कि मैं जानता हूँ कि टियानमो सेक्ट में बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो कि आए दिन बदलते रहते हैं, यानी कि वो रूल्स कोई फिक्स रूल नहीं है। अगर मुझसे ज्यादा ताकतवर किसी टीचर ने मुझे मारकर मेरी पोजीशन को रिप्लेस कर दिया तो फिर क्या होगा? तो मास्टर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वहां पे कोई तुम्हें छू तक नहीं सकता। भले ही इस वक्त तुम 5 एलिमेंट रियलम में हो, मगर उसके बावजूद भी तुम्हें अपनी पावर स्कोर भी ज्यादा बढ़ाना होगा और अपना रियलम भी इंक्रीज करना होगा, जिसके बाद वहां पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई तुम्हें छू सके। तो मोशन कहता है कि आपने कहा
कहा था कि आपके पास सिर्फ 7 साल का टाइम बचा है, यानी कि आप भी मेरे साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगे। आप बस अपने रियल लम को सप्रेस करके अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो मास्टर उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब कुछ खुद से करना होगा। मैं जानता हूँ कि होली चर्च को हैंडल करना इतना आसान नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि तुम्हें कोई तेज धार तलवार पर चलने को कहे, मगर तुम्हें होली चर्च में सबका दिल जीतना होगा, सारे ही डिसाइपल्स को खुश करना होगा, और इस तरह फिर कोई भी शख्स तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेगा। तुम्हें एक नया लीडर बनना है, उसके लिए तुम्हें अपने एंसेस्टर से सिर्फ 1 या 2 टेक्निक लेने के बजाय खुद पर रिलाई करना होगा। तुम्हारे सामने बहुत सारे चैलेंजर्स आएंगे, तुम्हें हर एक को फेस करना होगा। ये कहने के साथ वो मास्टर वहां से चला जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसी इंपीरियल मास्टर के सामने एक सर्वेंट आता है और कहता है कि सी युनशान आपसे मिलने के लिए आई है। तो मास्टर कहता है कि उसे कह दो मैं उससे अभी नहीं मिल सकता, इस वक्त मैंने पहले ही अपना एक डिसाइपल बनाया हुआ है। सी युनशान को जब ये पता चलता है तो वो वहां से वापस आते हुए कहती है कि अभी क्राउनेशन सेरेमनी शुरू नहीं हुई है, अगर मैं मास्टर के उस नए डिसाइपल से ज्यादा सूटेबल नहीं हूँ तो फिर मुझे लगता है कि शायद मुझे उसे एक चैलेंज देना पड़ेगा। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिंगर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर फौरन से मोशन के करीब आ जाती है और कहती है कि मुझे बताओ कि हम लोग कब जा रहे हैं, मैं तो टाई एकेडमी जाने के लिए बिल्कुल बेताब हो चुकी हूँ। पर मोशन कहता है अभी इतनी ज्यादा जल्दबाजी मत करो, अभी हमारे पास 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन के बाद ही हमारी टाई एकेडमी में क्लासेस शुरू होंगी और तब तक मैं फिलहाल यहाँ पर ही रहकर इन लोगों का इलाज करूंगा। इतने में एक सोल्जर एक दूसरे सोल्जर को लाकर उसके सामने बिठा देता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में लग रहा होता है, और वो दूसरा सोल्जर कहता है कि प्लीज डॉक्टर मेरे इस सोल्जर को बचा लीजिए, इसे पता नहीं क्या हो गया है, ये बैटल फील्ड में इंजर्ड हुआ है, उसके बाद से ही ये होश में नहीं आ रहा, ये कब से वहां पर पड़ा हुआ था और जनरल्स ने कहा था कि इसका इंतजार करो, या तो ये मर जाएगा या फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मगर मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। मोशन उसकी पल्स चेक करता है और कहता है कि काफी देर हो चुकी है, ये बंदा कब का मर चुका है, मगर वो सोल्जर उसे देखता है और कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, ये तो अभी भी जिंदा लग रहा है। तो मोशन उसे बताता है इसकी बॉडी अभी भी जिंदा है, मगर इसकी सोल पर वुडू पॉइजन का असर हो चुका है जो कि किसी बारबेरियन एनिमी ने इसकी बॉडी में डाला है। ये पॉइजन इसकी सोल के साथ बुरी तरह से अटैच हो गया है, जिसकी वजह से इसे अब अलग कर पाना तकरीबन नामुमकिन है, इसलिए फिलहाल मैं इसे नहीं बचा सकता, मगर मैं तुम्हें एक प्योर यांग इंसेक्ट रेसिपी बता सकता हूँ। तुम इसके जरिए एक पिल बना लो, अगर दोबारा किसी भी बंदे के ऊपर इस वुडू पॉइजन का असर हो तो फौरन से ये रेसिपी यूज करके पिल बनाकर उसे खिला देना। ये सुनते ही वो सोल्जर काफी ज्यादा खुश होता है और उसके एहसान के बदले उसके आगे गिड़गिड़ा कर उससे थैंक्स कहता है, मगर मोशन उसे उठाता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। पर अचानक से फिर वहां पर अनाउंसमेंट होती है और कहा जाता है कि 7th प्रिंसेस यहाँ पर आ रही हैं, और 7th प्रिंसेस आते हुए कहती है कि ये सोल्जर्स हमारे किंग मैन पास के सोल्जर्स हैं जो कि बारबेरियन सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहे हैं। जो तुमने अभी अभी रेसिपी बताई है इसके जरिए हम लोग लाखों लोगों को बचा सकते हैं। प्रिंसेस को वहां पर उस होलिया में देखकर मोशन कहता है कि ये तो वही मोटी है, मगर ये इन कपड़ों में काफी अच्छी लग रही है। यहाँ पर ये 7th प्रिंसेस कहती है कि तुमने हमारी बहुत मदद की है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोशन कहता है तुम तो आज गजब की लग रही हो, मगर ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पे करने क्या आई हो। तो प्रिंसेस कहती है कि असल में हमारी एक ग्रैंड मदर है जो कि बहुत ही लंबे टाइम से बेड रेस्ट पर है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। हम लोगों ने पूरे यानकांग किंगडम से उनके लिए फिजिशियंस और डॉक्टर्स को बुलाया है, मगर कोई भी उनकी तबीयत को ठीक नहीं कर पा रहा, बल्कि आए दिन उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और उन्हें एक मर्तबा देखकर बताओ कि आखिर उनका क्या मसला है। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जा रही होती है और मोशन कहता है ये लड़की तो प्रिंसेस है, अगर इसकी एल्डर बीमार है तो इसका मतलब है इसकी एल्डर एक क्वीन मदर होगी। वहां पे मौजूद कुछ लड़कियां मोशन को उस कैरेज के साथ यानकांग पैलेस की तरफ ले जा रही होती हैं और मोशन उस 7th प्रिंसेस से कहता है कि क्या वो लेडी बीमार है जिसे मैंने कुछ दिन पहले देखा था, वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। मगर 7th प्रिंसेस कहती है कि नहीं, जिसकी बात मैं कर रही हूँ वो मेरी ग्रैंड मदर है। क्या तुम जानते हो कि मेरे फादर ने तुम्हें माफ क्यों किया है? उन्हें लगता है कि तुम मेरी ग्रैंड मदर को ठीक कर सकते हो। तो मोशन कहता है अगर मैं उसे ठीक ना कर पाया तो क्या होगा, जिस पर वो लड़की कहती है कि अगर तुम उसे ठीक ना कर पाए तो शायद मेरा फादर भी तुम्हें नहीं बचा सकता।
अगले सीन में हमें क्वीन मदर के रूम में दिखाया जाता है कि बहुत सारे फिजिशियंस खड़े हुए होते हैं और वहां पर मोशन सेवन प्रिंसेस के साथ आता है। वो देखता है कि क्वीन मदर वहां पर काफी बीमार है और वो खांस रही है और सेवन प्रिंसेस कहती है कि ग्रैंड माँ, मैं उस मिरेकल डॉक्टर को अपने साथ लेकर आई हूँ। जिस पर मोशन उसके आगे झुकता है और कहता है कि क्वीन मदर, आपसे मिलकर खुशी हुई। मगर पीछे खड़े हुए फिजिशियंस कह रहे होते हैं कि ये लड़का तो काफी यंग है, लगता नहीं है कि इसने ज्यादा कुछ सीखा होगा। इसे सेवन प्रिंसेस यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए कैसे ले आई है? जरूर ये लड़का झूठ बोलकर यहाँ पर आया होगा कि ये एक मिरेकल डॉक्टर है। मगर वहां पे मौजूद वो क्वीन मदर कहती है कि क्या तुम जानते हो कि फिजिशियन शाओ ने भी यही कहा था, मगर उसका अंजाम क्या हुआ, उसे मरना पड़ा। ये बात सुनते ही सब लोगों की बोलती बंद हो जाती है और वो क्वीन मदर फिर मोशन से कहती है कि तुम नई जनरेशन के डॉक्टर हो और हमारे यानकांग ऑफिशियल्स में जितने भी फिजिशियंस और डॉक्टर्स हैं ये सारे के सारे ओल्ड मेथड्स को ही यूज करते हैं। उम्मीद है कि तुम इन सब लोगों के लिए कोई नए स्किल्स लेकर आए होगे जिससे तुम इन्हें कुछ नया सिखा सकोगे। मोशन फौरन से उस लेडी के पास जाता है और अपने थ्रेड का इस्तेमाल करते ही उसकी पल्स को चेक करता है। उसके जरिए उसकी धड़कन को महसूस करता है और उसके ब्लड को भी अच्छी तरह से स्कैन करता है ताकि उसे पता चल सके कि उसके ब्लड में प्रॉब्लम क्या है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी पल्स अपने आप ही नजर आना शुरू हो जाती है, जिस पर वो सारे फिजिशियंस करीब आकर देखते हैं कि आखिर ये किस तरह का मेथड यूज कर रहा है। मोशन फिर उस लेडी का एक ब्लड ड्रॉप लेता है और उस ब्लड ड्रॉप को अपनी आइज के जरिए देखता है। सबसे पहले वो 9 हेवन आई को यूज करता है तो उसे पता चलता है कि इस एक ब्लड ड्रॉप के अंदर एक अजीब तरह की चीज मौजूद है जिसे वो और ज्यादा करीब से देखने के लिए अपनी स्टार आई को एक्टिवेट कर देता है, जिसके साथ वो उस चीज को और भी ज्यादा जूम करके देखता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर एक अजीब तरह का स्पाइडर मौजूद है जो कि एक पॉइजनस स्पाइडर है। ये देखते ही वो फौरन से कह देता है कि क्वीन मदर को जहर दिया गया है। तो प्रिंसेस कहती है ये किस तरह का जहर है? तो मोशन कहता है इस जहर को क्यांजी पॉइजन कहा जाता है। इस पॉइजन के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं सुना होता, यानी कि किसी को मालूम भी नहीं था कि ये पॉइजन किस तरह बनाया जाता है और इसका एंटीडोट क्या है। मोशन कहता है कि ये पॉइजन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन है जिसे 1023 पॉइजनस सब्सटेंस के साथ मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि जिस बंदे को भी ये जहर दिया जाता है उसकी बॉडी के अंदर एक नहीं बल्कि 1023 पॉइजनस इफेक्ट्स हो रहे होते हैं। इस पॉइजन का सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, हम लोग चाहे जितना भी सोल्यूशन निकाल ले ये पॉइजन अपने आप को फिर से चेंज कर लेता है, यानी कि एक मर्तबा हमने इस पॉइजन को ठीक किया तो ये अपना दूसरा इफेक्ट दिखाएगा जिसके साथ इसकी पॉइजनस पावर और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी और ये और भी ज्यादा डीप होता जाएगा। ये बात सुनते ही यहाँ पर प्रिंसेस को एक झटका सा लगता है और वो कहती है कि अब समझ में आया कि मदर क्वीन शुरू में तो इतनी ज्यादा बीमार नहीं थी, मगर जैसे जैसे उनका इलाज कराया गया वो और भी ज्यादा बीमार होती चली गई। जब भी एक ट्रीटमेंट दिया जाता था तो उसके बाद उनकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब होती थी और फिजिशियन भी परेशान होते थे कि आखिर वो किस बीमारी का इलाज करें। मगर वो क्वीन मदर कहती है कि तुम्हें इस पॉइजन के बारे में कैसे पता चला कि ये 1000 सब्सटेंस से बना हुआ है? तो मोशन कहता है मुझे ये मेरे एक एल्डर ने बताया है। जिस पर क्वीन मदर उससे पूछती है मुझे बताओ कि तुम्हारा एल्डर वो कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहूंगी। तो मोशन कहता है कि वो तो इस वक्त डाशू में है। डाशू का नाम सुनते ही सब लोगों की रूह तक कांप जाती है क्योंकि वो एक फॉरबिडन एरिया है जहाँ पे आम लोगों का जाना ही अलाउड नहीं है। और फिर इतने में वहां पे मौजूद एक फिजिशियन कहता है कि क्यांजी पॉइजन के बारे में मैंने सुना था कि ये एक जेड फेस पॉइजन किंग ने क्रिएट किया था। उसके इस पॉइजन की वजह से उसे मौत की सजा दी गई थी और दिन के बाद से वो बंदा हमेशा के लिए गायब हो गया है। मगर मदर क्वीन कहती है कि वो बंदा इस वक्त कहाँ पे हो सकता है? तो सेवन प्रिंसेस कहती है कि कहा जाता है कि उस जेड फेस पॉइजन किंग ने अपना फेस रिवील किया था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने उसे मारने की कोशिश की थी और वो अकेला इतने लोगों का मुकाबला नहीं कर पाया। उसके चेहरे पर कुछ जख्मों के निशान हैं, मगर सुनने में इतना आया है कि वो अभी भी कहीं जिंदा है और पिछले 200 सालों में उस बंदे को कहीं भी नहीं देखा गया। मगर जब मैं लास्ट टाइम डाशू गई थी तो मैंने वहां पर एक जेड फेस मास्क वाले बंदे को देखा था और मुझे पूरा यकीन है कि शायद ये वही बंदा है। यहाँ पर मोशन कहता है कि ये लोग किस जेड फेस वाले बंदे की बात कर रहे हैं? जरूर वो मेरे ग्रैंडफादर की बात नहीं कर रहे होंगे, वो कोई और ही बंदा होगा।
मैंने अपने ग्रैंडफादर को बचपन से देखा है, उन्होंने कभी भी अपना मास्क नहीं उतारा। ना ही मुझे पता है कि उनके मास्क के नीचे क्या है। इस दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो इस पॉइजन का हल निकाल सके। मगर कैनजी पॉइजन, ये पॉइजन शायद मेरे ग्रैंडफादर का ही क्रिएट किया हुआ हो सकता है। क्या वाकई में ये बात सच है कि उन्होंने ही ये जहर इनकी बॉडी में डाला है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ग्रैंडपा वो किसी के साथ भी ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी को भी पॉइजन नहीं दिया होगा। ये कहने के बाद वो अपनी फिंगर्स पर फिर से कैलकुलेशन करता है और कहता है कि मेरे पास इस बीमारी का एक हल है। ये सुनते ही वहां पे मौजूद लोग सारे ही चौंक जाते हैं। पर मोशन कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्वीन मदर को ये जहर कब दिया गया है और उन्हें कौन कौन सी मेडिसिन खिलाई गई है। मुझे इनका ट्रीटमेंट करने के लिए 1023 पॉइजनस सब्सटेंस की भी जरूरत है। 1000 वुडन साइन वो भी मंगवाए जाए और 1023 क्लोज आइज टोड्स को भी अवेलेबल किया जाए। और मुझे इस पैलेस में मौजूद बहुत सारे सर्वेंट्स की भी जरूरत है जिन्हें मेडिकल स्किल्स के बारे में कोई भी नॉलेज ना हो। उसकी ये रेसिपी सुनते ही वहां पे मौजूद फिजिशियंस परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये इतनी सारी चीजें जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर हैं, इन्हें कहां से ढूंढ कर लाया जाए। लगता है ये लड़का कोई चालाकी कर रहा है ताकि ये खुद को एक मिरेकल डॉक्टर साबित कर सके। अगर ये मदर क्वीन को ठीक ना कर पाया तो फिर मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़का जिंदा रहे न रहे, पर ये हमारे लिए बहुत बड़ा सर दर्द बन जाएगा क्योंकि इसकी वजह से हमें ही मार दिया जाएगा और हो सकता है कि शायद ये भी फिर हमारे साथ ही मार दिया जाए। मगर मदर क्वीन कहती है कि ठीक है, ये सारी चीजें मंगवाई जाएं। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।